Hello friend. Hello friend. In previous lecture we have seen what is steam boiler and what are the different terms of steam boiler. Today we will see boiler accessories and mounting. So yesterday I have explained what is accessories. Accessories are the devices which is used to increase the efficiency of boiler. Okay, it is not integral part of boiler. Okay, without accessories boiler can work, but with accessories boiler can work efficiently. So there are some accessories used in boiler. First one is feed pump. So generally feed pump is used to deliver water from condenser to boiler at boiler pressure. So जैसे कि आपको मालूम है ये हमारा बॉयलर, ये टरबाइन, ये कंडेंसर. तो बॉयलर से स्टीम जाती है कंडेंसर में, वहाँ पर वो कंडेंस्ड होगी. वहाँ पर वो एक्सपांड होगी. एक्सपांड होने की वजह से वर्क डन होगा. ओके. और जो एग्जॉस्ट स्टीम रहेंगी वो कंडेंसर में आएंगी, वहाँ पर वो लिक्विड बनेगी. अब ये लिक्विड स्टीम को बॉयलर के पास भेजने के लिए हमारे पास पंप रहता है. ओके. तो ये पंप क्या करेगा, जितना वाटर यहाँ पे इवेपोरेट हुआ है एटलीस्ट उतना वाटर बॉयलर प्रेशर को इस कंडेंसर से बॉयलर में भेजेगा. क्लियर. एटलीस्ट उतना जितना वो इवेपोरेट हो रहा है. ओके. अब ये दो टाइप के पंप है यहाँ पर. फर्स्ट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड सेकंड इज रोटरी पंप. क्लियर. दूसरी चीज़ पंप कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, जहाँ पर कैपेसिटी ज़्यादा है या स्पेस ज़्यादा है. ओके. और पंप को एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो अपना टरबाइन वर्क डन करेगा जिससे पावर जनरेट होने वाली है, उसी पावर का जनरेट हुए पावर का थोड़ा सा हिस्सा पंप को चलाने के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट इज इंजेक्टर. इंजेक्टर भी वही काम करता है जो पंप करता है. ओके. इट सप्लाइज द फीड वाटर टू द बॉयलर. अब ये कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर हम पंप अगर कोई पावर प्लांट कॉम्पैक्ट हो, जगह की प्रॉब्लम हो, तो उस केस में हम पंप की जगह इंजेक्टर यूज़ करते हैं. ओके. सो इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लोकोमोटिव बॉयलर, जो जैसे कि स्टीम इंजन है अपना, एंड जहाँ पर लार्ज कैपेसिटी नहीं है वहाँ पर हम इंजेक्टर यूज़ करते हैं. ओके. अगर किसी प्लांट की कैपेसिटी कम है, ओके, और वहाँ पे हम फीड पंप यूज़ कर रहे हैं तो फिजिबल नहीं है. ओके. तो उसके बाद हम इंजेक्टर यूज़ कर सकते हैं. पंप कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर कैपेसिटी ज़्यादा है. ठीक है. जो कैपेसिटी ज़्यादा वाला आइटम अगर हम कैपेसिटी कम वाले जगह पे यूज़ करेंगे तो वो उतना इफिशिएंटली चलेगा नहीं जितना वो कैपेसिटी ज़्यादा होने के बाद इफिशिएंट रहता है. सो वहाँ पर हम इंजेक्टर यूज़ कर सकते हैं. ओके. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको एग्ज़ाम में आ सकती है कि ये चीज़. इंजेक्टर ऑल्सो यूज्ड वेयर द स्पेस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ फीड पंप. जहाँ पर फीड पंप के लिए सफिशिएंट जगह नहीं है वहाँ पर हम इंजेक्टर यूज़ कर सकते हैं. ओके. और इन शॉर्ट अगर जगह है भी लेकिन उसकी कैपेसिटी कम है तो फीड पंप यूज़ करना फिजिबल नहीं है. फीड पंप ज़्यादा कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किया जाता है. ठीक है. इकोनॉमाइज़र. इकोनॉमाइज़र मैंने आपको कल जो एग्जांपल बताया था वैसा ही है. ये क्या करता है, इट यूजेस वेस्ट हीट ऑफ फ्लू गैसेस टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर. अब फिर से डायग्राम निकाल के बोलता था. अपना बॉयलर है, शेल वगैरह सब इसके अंदर है, ग्रेट, कंबशन चैम्बर. ओके. अब यहाँ से फीड वाटर हम सप्लाई करते पहले शुरू में. ठीक है. यहाँ पे फ्लू गैस फ्लो होगी और बाहर चली जाएगी. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर लगाएंगे. और ये जो फीड वाटर हम पंप से बॉयलर को छोड़ रहे थे वो अगर हम इकोनॉमाइजर में छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो फ्लू गैसेस जो बॉयलर के बाहर वेस्ट जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ओके, ये अपनी हीट वाटर को दे देंगे बराबर. तो उससे क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा. जो फीड वाटर फीड पंप के थ्रू आ रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर का वाटर हम अब बॉयलर को भेजेंगे. उससे क्या होगा, उससे बॉयलर को कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. कैसे, तो मैं आपको फिर से बोलता हूँ. ये तो हो गया, ये दो केसेस है. ये एक बॉयलर है और एक बॉयलर है. यहाँ पर आपने 40 डिग्री
सेल्सियस का वाटर सप्लाई किया और आपको मिली 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम, तो आपको वाटर का टेम्परेचर 40 से 100 बढ़ाना पड़ा। ओके, और यहाँ पर आप कर रहे 60 डिग्री का वाटर सप्लाई कर रहे हैं और आपको मिलेगी 100 डिग्री सेल्सियस। तो कौन से केस में हमें कम हीट लगेगी? ऑब्वियस है लास्ट केस में, क्योंकि 60 से 100 तक जाना है, 60 से 100 तक जाना है। ओके, तो वहाँ पर ऑब्वियस आपको कम हीट लगेंगे, और यहाँ पे 40 से 100 जाना है तो ज़्यादा हीट लगेगी। अब ये 60 कहाँ से आ गया? ये पहले 40 ही था, 40 ही था, लेकिन इकोनॉमाइजर में जाके उसका टेम्परेचर बढ़ के वापस आ गया। तो उसने कौन सी हीट यूज़ की? वेस्ट हीट, मतलब बॉयलर को हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं उसको उसके साथ कोई लेना देना नहीं, वो ये वेस्ट हीट यूटिलाइज करके 60 डिग्री हो गया। तो अब बॉयलर में जो भी जो हीट लग रही है वो इससे कम लगेगी, इसको हम 2 बोलेंगे। बॉयलर में इस केस में जो हीट लगेगी इस केस से कम लगेगी, तो ये फ्यूल अपना बचेगा और वहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर 2 टाइप के इकोनॉमाइजर है, इंडिपेंडेंट टाइप और इंटीग्रल टाइप। ओके, इकोनॉमाइजर होने के बाद एयर प्रीहीटर। सो नाम में ही सब कुछ है कि जो एयर प्रीहीट करता है, तो प्रीहीट करना मतलब जब उसका यूज़ होने वाला है उससे पहले उसको हमें हीट करना है। ओके, बिफोर यूज वी आर जनरली गिव हीट टू द एयर एंड प्रीहीटेड एयर इज सप्लाइड टू बॉयलर फॉर कंबशन प्रोसेस। कैसे करते हैं, अब क्यों करते हो बाद में बताऊँगा, कैसे करते हैं पहले बताता हूँ। अपना ये बॉयलर है, ये कंबशन चैम्बर है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर फ्लू गैसेस ने वाटर को इवेपोरेट कर दिया और बाहर एटमॉस्फेयर के लिए चल दी, तो फिर हमने यहाँ पे इकोनॉमाइजर लगा दिया था, बराबर। अब आगे इकोनॉमाइजर के बाद में भी वेस्ट हीट रहती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर रख देंगे जिसे हम कहेंगे एयर प्री हीटर। तो एयर अंदर आएगी, अंदर आने के बाद ये जो फ्लू गैसेस वेस्ट जा रहा था वो अपनी हीट इस एयर को देगा और वो एयर को हीट करेगा। हीट करने के बाद हम उसे कंबशन चैम्बर में छोड़ेंगे फॉर कंबशन पर्पस। आपको मालूम है कंबशन के लिए सिर्फ फ्यूल ही भी नहीं चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ पे रहता है? एयर में। ऐसा एयर से ऑक्सीजन निकाल के तो हम सप्लाई नहीं कर सकते, हमें एयर ही सप्लाई करनी होती है। ओके, तो ये जो प्री हीट एयर है, अब ये कहाँ पर जाएगी? कंबशन चैम्बर में फ्यूल के साथ में जाएगी, जहाँ पर वो फ्यूल को अच्छी तरह से कंबशन जलाएगी या अच्छी तरह से फ्यूल का कंबशन होगा और पूरी कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की हम यूज़ कर पाएंगे। तो एयर हम जनरली प्रीहीट क्यों करते हैं? क्योंकि एज़ कम्पेयर टू कूल एयर, हॉट एयर क्या करता है? कंबशन का रेट इंक्रीज करता है। हॉट एयर इंक्रीजेस कंबशन रेट, कम से कम टाइम में फ्यूल अच्छे से बर्न होगा, इसे कहते हैं कंबशन रेट। ओके, यहाँ पर वैसे लिखा है द फंक्शन ऑफ द एयर प्रीहीटर इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर बिफोर इट एंटर्स द फर्नेस, जो उसने किया है। और ये क्यों लग रहा है मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कंबशन रेट को एक्सलरेट करता है। ओके, इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द इकोनॉमाइजर, इकोनॉमाइजर के बाद में इसे लगाया जाता है। जैसे मैंने अभी डायग्राम निकाली थी, फ्लू गैसेस पास थ्रू द इकोनॉमाइजर एंड देन टू द एयर प्रीहीटर, जो मैंने अभी बताया। डिग्री ऑफ हीट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ फ्यूल बर्निंग इक्विपमेंट एंड रेटिंग एट द बॉयलर एंड फर्नेस आर ऑपरेटेड। क्लियर? सो एयर प्रीहीटर हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? इकोनॉमाइजर के बाद में। और जो प्री हीट हुई एयर है वो हम कहाँ पर छोड़ेंगे? फर्नेस में, फ्यूल के साथ में, क्योंकि फ्यूल को कंबशन के लिए ऑक्सीजन लगेगा जो उस एयर में रहेगा। तो हॉट एयर क्या करेगा? हॉट एयर जो कंबशन रेट है उसको एक्सलरेट करेगा और जल्दी से क्लीन कंबशन वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 3 टाइप के प्रीहीटर्स है, ट्यूबुलर टाइप, प्लेट टाइप और स्टोरेज टाइप। नेक्स्ट है सुपर हीटर। सुपर हीटर का काम भी वही है, आपको मैं बता दूँ। समझो ये अपना बॉयलर है, बॉयलर में फ्लू गैसेस घूम रहे, ओके। तो और यहाँ पे ट्यूब रहती है जिसमें वाटर घूमता है। तो जो जिसमें वाटर रहता है वो वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट होकर या फिर सैचुरेटेड स्टीम या वेट स्टीम बनेगी। तो अगर हमें सुपर हीट स्टीम चाहिए तो क्या करेंगे? हम इस स्टीम को फिर से एक सुपर हीटर नाम का एक हीट एक्सचेंजर रहेगा, उसमें घुमाएंगे और वापस वो जहाँ पर टरबाइन को जाना है टरबाइन पर चली जाएंगे। तो हम उसे कहाँ पर, सुपर हीटर कहाँ पर रहता है? बॉयलर में। एक्स्ट्रा हीट लग रही है क्या? नहीं, जो हीट हम बॉयलर को सप्लाई कर रहे हैं
वही हीट यूटिलाइज करके जो सैचुरेटेड स्टीम जनरेट हुई है वो अगर हमें सुपर हीट चाहिए तो हम उसे सुपर हीटर्स के थ्रू घुमाएंगे और वो जो भी उसका यूज हो रहा है टर्बाइन के थे वो वहाँ पर चली जाएंगी। ओके, तो सुपर हीट करना बोले तो क्या आपको टीएस डायग्राम पे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है ये। ओके, इसके इधर सुपर हीट रीजन रहता है, इसके इधर मिक्स या वेट रीजन रहता है। ओके, हमें अगर सुपर हीट रीजन चाहिए तो सैचुरेशन से उसका टेम्परेचर बड़ा ज़्यादा चाहिए। ओके, तो सैचुरेट होने के बाद बॉयलर में आएगी, हम उसे हीट देंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सैचुरेटेड से सुपर हीट बनेंगे। ओके, द सुपर हीटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी ऑफ बॉयलर एंड कैन बी यूज बोथ ऑन फायर टू वाटर टू, वो दोनों भी इसमें यूज़ करते हैं। अब वो सुपर हीट क्यों करेंगे हम, या ये आपको बताऊंगा। सुपर हीट के बहुत क्या बोलेंगे उसका एडवांटेज है कि सुपर हीट अगर स्टीम रहे तो उसका मास हमें कम लगेगा। ओके, कैसे कम लगेगा, हम बॉयलर में क्या करते हैं, वन टू 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 थ्री थ्री टू फोर 4-1 बॉयलर है, 1-2 टर्बाइन है। तो 1-2 क्या इंडिकेट करता है, वर्क डन इन टर्बाइन। तो अगर ये अब ये सुपर हीट है, सुपर हीट नहीं रहती तो ये यहाँ पर रहता था, तो हमें यहाँ से एक्सपांड करना होता है। अब कौन सी लाइन बड़ी है, ये वाली या ये वाली, ऑब्वियसली जो सुपर हीट स्टीम एक्सपांड की वो लाइन। ओके, तो ये लाइन जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे मतलब लंबी है उतना वर्क डन वहाँ पर है। H1 माइनस H2 दिस इज नथिंग बट वर्क डेवलप बाय टर्बाइन, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। ओके, अगर इसको मैं 1 डैश बोलूँ और 2 डैश बोलूँ तो H1 डैश माइनस H2 डैश, ये कब रहता, अगर हम वो सुपर हीट नहीं सैचुरेटेड रहते एक्सपांड कर देते। तो हमने क्या किया, वो सैचुरेटेड को सुपर हीट किया, बाद में एक्सपांड किया, तो ये ऑब्वियस है बड़ा है एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड और वेट स्टीम। ओके, स्टीम वही है, मास उतना ही है, लेकिन हमने उसको सैचुरेट किया, सॉरी सुपर हीट किया, तो उससे क्या होगा, उसका वर्क डन बढ़ गया बराबर। उसके लिए हमें सिर्फ हीट सप्लाई करनी पड़े, लेकिन मास उतना ही है स्टीम का। और स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन के बारे में बोलूँ तो व्हाट इज एसएससी स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, 1 नेट वर्क डन। तो जितना ज़्यादा वर्क डन रहेगा उतना कम स्टीम लगेगी। ओके, अब सुपर हीट केस में वर्क ज़्यादा है तो जो स्टीम लग रही वो कम है। अगर स्टीम कम लग रही है तो इसका मतलब क्या है, आपके बॉयलर की कैपेसिटी भी कम होगी, बॉयलर भी कम साइज़ का लगेगा। बॉयलर कम साइज़ का लग रहा है तो आपको कंडेंसर भी कम साइज़ का लगेगा। क्लियर, तो इससे क्या होगा, अपना बहुत कॉस्ट बच रहा है, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन हमें मिलेगा, तो इससे इफ़िशियंसी बढ़ती है ओवरऑल प्लांट की। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन कम होगा तो सबके ये भी कम हो गए साइजेस, तो इस इफ़िशियंसी बढ़ाने का काम करता है। दूसरा, इरोजन ऑफ टर्बाइन ब्लेड इज इलिमिनेटेड। अब ये कैसा होता है आपको बताता हूँ। अब देखो, अगर स्टीम वेट है तो यहाँ से एक्सपांड होगी। ओके, अगर वो सैचुरेटेड है तो यहाँ से एक्सपांड होगी, अगर सुपर हीट है तो यहाँ से एक्सपांड होगी। ओके, इसको मैं नाम देता हूँ ABC। तो A क्या है, वेट स्टीम है, B क्या है, सैचुरेटेड स्टीम है, और C क्या है, सुपर हीट स्टीम है। ये अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, टरबाइन के ऊपर एक्सपांशन, ये लाइन। ओके, तो जब वेट स्टीम टरबाइन पे जाएगी उस ब्लेड पे तो क्या होगा, टरबाइन के ब्लेड पे कंटिन्यूस वाटर वेट मतलब उसमें वाटर पार्टिकल भी है, तो इरोजन वहाँ पर टरबाइन का ब्लेड के होगा, क्योंकि वहाँ पे वाटर कंटिन्यूसली टरबाइन के कांटेक्ट में। ठीक है, अगर वो सैचुरेटेड भी तो आफ्टर सम टाइम इट बिकम वेट और वो इरोजन का प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर वो सुपर हीटेड रहे तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सुपर हीट ही है, उसमें वाटर पार्टिकल नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टरबाइन पे सुपर हीट स्टीम रहेगी, मतलब ओनली स्टीम रहेगी, वाटर पार्टिकल नहीं रहेंगे। तो उस केस में क्या होगा, इरोजन टरबाइन ब्लेड का कम होगा। ओके, इफिशिएंसी कैसे बढ़ती है मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो दिस आर द एडवांटेज ऑफ सुपर हीट स्टीम
और वो हमें कहाँ पे मिलेगी, सुपर हीटर में। क्लियर। नेक्स्ट इज स्टीम सेपरेटर। स्टीम सेपरेटर का काम क्या रहता है, स्टीम को सेपरेट करना। अगर वेट स्टीम है तो वाटर पार्टिकल को निकाल लेते हैं और ओनली स्टीम विल गो टू दी टरबाइन। उससे क्या होगा, टरबाइन का इरोजन कम होगा। वो ये कब होता है, जब स्टीम बॉयलर के बाहर आने के बाद स्टीम सेपरेटर रहता है, जिसमें जो वाटर पार्टिकल फिर से बॉयलर में चले जाएंगे। ऐसा स्टीम सेपरेटर रहेगा, ये बॉयलर है, बॉयलर से स्टीम सेपरेटर में आएगी, जो भी वाटर रहेगा वो जमा होने के बाद फिर से बॉयलर में जाएगा और ओनली स्टीम विल गो टुवर्ड्स दी टरबाइन। ओके। It is installed as close to the steam engine as possible on the main steam pipe from the boiler. अब इसकी 3 टाइप है, इम्पैक्ट और बैफल टाइप, रिवर्स करंट टाइप और सेंट्रीफ्यूगल टाइप। क्लियर। तो ये हो गया एक्सेसरीज। अब हम देखेंगे माउंटिंग। माउंटिंग क्या करते हैं, माउंटिंग बॉयलर की सेफ्टी को बढ़ाते हैं। ओके, सो दीज आर द माउंटिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन टूडेज लेक्चर। प्रेशर गेज, फ्यूजिबल प्लग, स्टीम स्टॉप वॉल, फीड चेक वॉल, ब्लो अप कॉक, मड एंड मैनहोल। तो पहले हम देखेंगे प्रेशर गेज, उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। जनरली बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज यूज़ करते, तो ये क्यों यूज़ करते पहले आपको बताऊंगा। यह रहता है अपना बॉयलर, बॉयलर में रहता है वाटर जो इवापोरेट होगा, स्टीम बनेगा, लेकिन बॉयलर से बाहर से अंदर दिखता है कुछ नहीं, तो अंदर कितना प्रेशर है ये अगर हमें मालूम नहीं है तो कुछ देर के बाद प्रेशर बढ़ते 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 बॉयलर फट जाएगा। ओके। लेकिन अगर हमने अब प्रेशर गेज यहाँ पर इंस्टॉल किया तो ये प्रेशर गेज बॉयलर की रीडिंग बताएगा। और एक लिमिट तक जाने के बाद हम प्रेशर बढ़ने के बाद स्टीम को रिलीज़ कर देंगे या फिर बॉयलर को बंद कर देंगे ताकि बॉयलर बर्स्ट ना हो। तो ये प्रेशर गेज से क्या हो, गेज की वजह से क्या हो गया, बॉयलर की सेफ्टी बढ़ गई। ओके, सो जनरली बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज इज यूज्ड। बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज में कर्व ट्यूब रहती है, एक कर्व ट्यूब रहती है जिसका प्रेशर मेजर करना है, उससे ये डिवाइस लगा देता है। स्टीम आएंगी इसके अंदर कर्व ट्यूब के अंदर, तो ये कर्व ट्यूब स्ट्रेट होने का ट्राई करेगी। ओके, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा स्ट्रेट होगी। और उसका जो एंड रहता है उस इंडिकेटर से लिंकेज में कनेक्ट रहता है गियर के थ्रू, वो कैलिब्रेशन करके कितना स्ट्रेट होने के बाद कितना प्रेशर रहेगा। मतलब यहाँ से हमने भेजा, वो स्ट्रेट हो गई, वो ऊपर जाएंगी तो ये कांटा भी इधर जाएगा, तो वो अपने को आफ्टर कैलिब्रेशन हमें रीडिंग मिलता है कि कितनी रीडिंग है। ओके, बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा होगा। दूसरा है फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग क्या पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर वाटर लेवल एक मिनिमम लेवल पे आ जाती है। अगर हम बॉयलर, उस केस में अगर हम बॉयलर बंद नहीं करते तो क्या होगा, वो सब पार्ट ओवर हीट होंगे। ओके, और वो ख़राब हो जाएंगे, तो उसके लिए फ्यूजिबल प्लग रहता है। फ्यूजिबल प्लग क्या करता है, फ्यूजिबल प्लग एक प्लग रहता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा बॉयलर है और यहाँ पर हमारा कंबशन चैम्बर है, यहाँ पर फ्यूजिबल प्लग रहेगा, यहाँ पर वाटर रहता है। तो जब तक ये फ्यूजिबल प्लग इस वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, इधर ये हमारा फ्लू गैसेस है, ये फ्लू गैसेस के टेम्परेचर की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन इधर वाटर की कांटेक्ट में रहने से उसको कूलिंग में मिलता है। मतलब वो तो हॉट रहता है लेकिन ज़्यादा हॉट नहीं होता है। लेकिन अगर अंदर की वाटर लेवल कम हो गए, इसके पास वाटर ही नहीं रहा, तो ये नीचे से गर्म होके ये मेल्ट हो जाएगा। ओके, और जो भी अंदर स्टीम रहेगी वो ये मेल्ट होने की वजह से यहाँ पर एक जगह बनेगी, उससे स्टीम आएंगी और ये पूरे फ्लू गैसेस को या फायर को एक्सटिंग्विश करेगी। क्लियर। तो ये कब होगा, जब वाटर लेवल सीरियस लेवल से नीचे हो जाएंगे। देखिए, व्हेन द वाटर लेवल इन द शेल फॉल्स बिलो द टॉप ऑफ द प्लग्स, द स्टीम कैन नॉट कीप इट कूल एंड द फ्यूजिबल मेटल मेल्ट्स ड्यू टू ओवर हीटिंग। गर्म होने की वजह से वो मेल्ट हो जाएगा। जनरली कॉपर का रहता है, और वहाँ से स्टीम स्पेस से वो जो मेल्ट होने के बाद वहाँ पे जो जगह बनेगी, वहाँ से स्टीम नीचे फायर बॉक्स में चली जाएंगी फर्नेस में, और जो भी जल रहा है कोल वहाँ के उसको एक्सटिंग्विश कर देंगे, तो बॉयलर बंद हो जाएगा। ओके, दीज आर दी फोटोज ऑफ और फिगर ऑफ फ्यूजिबल प्लग। एक रहता है स्टीम स्टॉप वॉल। स्टीम स्टॉप वॉल क्या करता है, वो जो भी हम बॉयलर से टरबाइन की तरफ स्टीम भेजते हो तो उसको मॉनिटर करने का काम करता है। ओके, जब चाहिए तब स्टीम फ्लो हो जाएगी, जब नहीं चाहिए वो नहीं फ्लो हो जाएगी। इट रेगुलेट्स द स्टीम फ्लो, वो इस टाइप का रहता है।
दूसरा है फीड चेक वाल्व। फीड चेक वाल्व का क्या रहता है, जो हम फीड सप्लाई करते बॉयलर को, यहाँ से फीड वाटर सप्लाई करते, ओके। तो ये जनरली वन वे वाल्व रहता है, जितनी वाटर हमें चाहिए उतना वाटर फीड वाटर सप्लाई करेगा फीड चेक वाल्व। अगर नहीं चाहिए, अगर कुछ चीज़ों की वजह से फीड पंप फेल हो गया, तो यहाँ पर वन वे वाल्व रहता है, मतलब ये वाटर फिर से फीड पंप पे नहीं जाएगा अगर फीड पंप फेल भी हुआ तो, ओके। मतलब ये वन वे वाल्व की तरह काम करता है, और जितना चाहिए उतना वाटर बॉयलर में भेजता है, और जब पंप खराब होता है तो वहाँ से वाटर पंप में नहीं जाता है। नेक्स्ट है ब्लॉक कॉक। ब्लॉक कॉक में ब्लॉक कॉक के इससे हम मड और वो सब बाहर लेते हैं, और उसको ड्रेन करने के लिए भी, बॉयलर को ड्रेन करने के लिए भी ब्लो अप कॉक यूज़ करते हैं। और मड और मैनहोल से अगर इंस्पेक्शन या रिपेयरिंग के लिए अंदर जाना है तो हम वहाँ पे अंदर जा सकते हैं। सो दीज आर दी माउंटिंग एंड एक्सेसरीज ऑफ बॉयलर। इसके ऊपर बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, अगर कुछ डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।